हेलो गाइस, वेलकम टू बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीखेंगे मात्रक, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, यूनिट। ओके। भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें द्रव्य तथा ऊर्जा और उसकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन होता है। ये भौतिकी के बारे में बताया गया है। भौतिकी प्राकृतिक जगत का मूल विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान की अन्य शाखाओं का विकास भौतिकी के ज्ञान पर बहुत हद तक निर्भर करता है। अब देखेंगे मात्रक। मात्रक इंग्लिश में यूनिट। डेफिनेशन देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होगा। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। ये मात्रक का परिभाषा है। किसी राशि के मापन के निर्देश मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं मात्रक। पहला है मूल मात्रक, दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट कहते हैं और व्युत्पन्न मात्रक को डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे एसआई मात्रक के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। यानी एसआई के मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? 7 है। वो कौन कौन से हैं वो देखेंगे। पहला है लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। इसका संकेत है छोटा ए, छोटा एम। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, सिंबल है केजी। तीसरा है समय। समय का मात्रक सेकेंड, छोटी एस। चौथा है ताप। ताप का केल्विन, के। पांचवा है विद्युत धारा, एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर, कैपिटल ए। ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, सी डी। उसके बाद है पदार्थ का परिमाण, इसका है मोल। पदार्थ का परिमाण का मोल, MOL, मोल। उसके बाद एसआई के संपूरक मूल मात्रक क्या है? पहला है समतल कोण। समतल कोण का मात्रक रेडियन, RAD। दूसरा है घन कोण, इंग्लिश में सॉलिड एंगल। घन कोण का क्या होगा? स्टेरेडियन, SR। एसआई के कुछ पुराने मात्रकों के नए नाम और संकेत क्या है? जैसे ताप। ताप का डिग्री सेंटीग्रेड पुराना है, नया है डिग्री सेल्सियस, ये नया वाला है। उसके बाद आवृत्ति। आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? आवृत्ति का पुराना है कंपन प्रति सेकेंड, CPS, ये पुराना वाला है। नया है आवृत्ति का हर्ट्ज, HZ, हर्ट्ज। उसके बाद है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का क्या होगा? पुराना है कैंडल शक्ति, CP। नया है कैंडेला, CD। ज्योति तीव्रता का मात्रक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे समतलीय कोण क्या होता है? समतलीय कोण। समतलीय कोण का परिभाषा क्या होगा? समतलीय कोण को कहा गया डी थीटा। इसे क्या कहते हैं? इसे थीटा कहते हैं, थीटा। ये थीटा है तो डी थीटा। चित्रानुसार आप चित्र में देख भी सकते हैं। वृत्त की चाप की लंबाई अगर DS है, वृत्त की चाप की लंबाई DS है, ये DS है वृत्त की चाप की लंबाई।
एवं इसकी त्रिज्या r है। इसकी त्रिज्या क्या है? ये r है। आपने पढ़ा होगा वृत्त के व्यास का जो आधा होता है वो त्रिज्या होता है। ये भी त्रिज्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या ही है, बट ये त्रिज्या माना गया। का अनुपात जो होता है, जो अनुपात होता है अनुपात अर्थात डी थीटा बराबर डी डैश बटा आर के अनुपात को ही क्या कहते हैं? समतलीय कोण कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला हुआ। अब हम लोग देखेंगे हम लोग ठोस कोण क्या होता है। ठोस कोण पिक्चर में आप देख सकते हैं, ये इसका पिक्चर बनाया गया है। ठोस कोण डी पाई, इसे पाई पढ़ते हैं, डी पाई चित्रानुसार आप देख सकते हैं। शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अवरोधन क्षेत्र डी ए तथा त्रिज्या r के वर्ग का अनुपात होता है, अर्थात डी पाई बराबर डी ए बटा r का स्क्वायर होगा। इसे ही ठोस कोण का सूत्र कहते हैं। ऊपर हमने जाना मूल मात्रक के बारे में। अब व्युत्पन्न मात्रक क्या है? व्युत्पन्न मात्रक वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं या मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कह रहा हूँ, व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। मतलब मूल मात्रकों पर जो निर्भर होते हैं मात्रक, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक जो हो गया वो आधार हो गया, मूल मात्रक जो हो गया वो आधार हुआ। तो मूल मात्रक जो है वो आधार, और उसके बेसिस पर जो मात्रक का निर्माण होता है उसे ही क्या कहते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मतलब व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों के बिना कुछ नहीं है। अगर मूल मात्रक अगर उपयोग होगा तो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगी। ओके, आगे देखते हैं। खगोल दूरी का मापन अब हम लोग देखेंगे। खगोल यानी अंतरिक्ष में। तो एक टॉपिक है प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश वर्ष, इंग्लिश में लाइट ईयर। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई दूरी, कुल दूरी का एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब क्या हुआ? प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए ही प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश की चाल हमेशा एक समान रहती है। सही बात है, प्रकाश की चाल एक समान होती है और दुनिया में सबसे अधिक किसकी चाल होती है? प्रकाश की ही चाल होती है। इसीलिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है खगोलीय दूरी की माप करने के लिए। इससे हमें एक टॉपिक मिलता है एक ऑब्जेक्टिव के रूप में कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। मतलब एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। ये बहुत बड़ी दूरी है। अब हम लोग देखेंगे खगोलीय इकाई। खगोलीय
इकाई इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। पृथ्वी और सूरज के बीच की माध्य दूरी खगोलीय इकाई कहलाती है। मतलब सूरज और पृथ्वी जो है इसके बीच की दूरी को ही खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर या इसी को लगभग में 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर कहते हैं। मतलब खगोलीय मात्रक क्या होगा तो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होगा। इसके अलावा एक और टॉपिक है, इसका नाम है पारसेक। पारसेक क्या होता है? यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी इकाई। अभी हमने पढ़ा पीछे प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई है पारसेक। तो एक पारसेक बराबर क्या होता है, कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। मतलब 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है, जो प्रकाश वर्ष से भी बड़ी है। हमने पढ़ा था कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब यहाँ पे पारसेक है जो उससे भी बड़ी है। मतलब एक पारसेक में कितना प्रकाश वर्ष होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष। और अगर दूरी में कन्वर्ट करें मीटर में तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। आप इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, यदि आप इकाई दहाई जानते होंगे तो। इकाई दहाई होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा हजार ये सब, उसके अनुसार। अब हम लोग देखते हैं बल। बल की CGS सेंटीग्राम सेकेंड, इसका फुल फॉर्म होता है CGS का। CGS पद्धति में एक में मात्रक डाइन होता है, यानी बल का मात्रक हम लोग पढ़े होंगे, आप भी पढ़े होंगे। बल का मात्रक न्यूटन होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एवं SI पद्धति में मात्रक न्यूटन होता है। तो SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, लेकिन CGS पद्धति में इसका मात्रक डाइन होता है। और वो डाइन मत समझ लीजिएगा, चुड़ैल वाला डाइन, वो डाइन नहीं है, ये ऐसे नाम इसका दिया गया है। 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है? 10⁵ डाइन होता है। बल का दो मात्रक हो गया। CGS पद्धति में मात्रक पूछेगा तो डाइन बोलेंगे, और SI पद्धति में बोलेगा तो न्यूटन बोलेंगे। तो एक हो गया डाइन, एक न्यूटन, दो मात्रक है किसके? बल के। इसके आगे कार्य की CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ है। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक क्या है? अर्घ है, अर्घ। कार्य की CGS पद्धति में मात्रक अर्घ है एवं SI पद्धति में मात्रक है जूल। ठीक है, जैसे बल का था CGS पद्धति में मात्रक क्या था उसका? बल का CGS पद्धति में मात्रक था डाइन, और SI पद्धति में मात्रक था न्यूटन। उसी प्रकार से कार्य की CGS पद्धति में मात्रक है अर्घ, और SI पद्धति में मात्रक है जूल। अर्थात 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। उसमें क्या था? 1 न्यूटन में कितना डाइन था? तो 1 न्यूटन में डाइन था 10⁵, लेकिन यहाँ पे 1 जूल में कितना अर्घ है? 10⁻7 अर्घ। अब नोट क्या है? नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जल की आविलता टर्बिडिटी मापने की इकाई क्या है? NTU है। मतलब जल की आविलता टर्बिडिटी इंग्लिश में कहते हैं। अगर मापने की इकाई पूछा जाएगा, यानी इसका भी यूनिट पूछा जाएगा, तो क्या होगा? NTU होगा। ये एक ऑब्जेक्टिव है, याद कर लीजिए।
10 की विभिन्न घातों के प्रतीक पढ़ेंगे हम लोग। इंग्लिश में सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम तथा संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। अब वो क्या क्या है उसे हम लोग देखेंगे। तो आप सारणी को देख सकते हैं, ये किस प्रकार की सारणी है। 10 के घात शुरुआत में आप देख सकते हैं, फिर पूर्व प्रत्यय प्रतीक क्या है, फिर 10 का घात पूर्व प्रत्यय प्रतीक क्या है। प्रतीक को इंग्लिश में सिंबल कहते हैं, पूर्व प्रत्यय को प्रीफिक्स कहते हैं। तो देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं, नीचे से शुरुआत करते हैं। ओके चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले नीचे से पढ़ेंगे, यानी सबसे छोटी से। सबसे छोटा इसमें है क्या, तो आप ध्यान दीजिएगा। सबसे छोटा यहाँ 10 के पावर -24 दिख रहा होगा। योक्टो 10 के पावर -24 योक्टो सबसे छोटी है, सबसे छोटी, जिसे हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख सकते किसी वस्तु को। उसकी लंबाई ये होती है, बहुत छोटी, माइक्रोस्कोप से देखी जा सकती है, या फिर उससे भी मुश्किल होगी। तो शुरुआत करते हैं नीचे से। योक्टो, जेप्टो, एटो, फेम्टो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी। उसके बाद डेसी के बाद आप ऐड कर सकते हैं, मीटर भी ऐड कर सकते हैं, लीटर भी ऐड कर सकते हैं, और ग्राम भी ऐड कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है या क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। तो डेसी के बाद हो जाएगा डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। अब आप देख सकते हो इधर माइनस था, माइनस धीरे धीरे घटती चली गई और आई डेसी तक 10 के पावर -1। उसके बाद -1 के बाद 0 होगा, यानी 1 होगा। तो 1 आएगा जहाँ पे, वहाँ पे आप मीटर भी लगा सकते हो, ग्राम भी लगा सकते हो, ये सभी लगा सकते हो। उसके बाद डेका, तो डेका अब बढ़ेगी। अब 10 के पावर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 6 होगी, ऐसे करके बढ़ती चली जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, किलो के बाद मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा, ऐसे करके बढ़ती चली जा रही है। तो ये हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे वीमा के बारे में। वीमा क्या होती है। वीमा क्या होती है। वीमा इंग्लिश में कहते हैं डायमेंशन। वीमा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं। किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं, यानी बीमा किसे कहते हैं, तो किसी भौतिक राशि की विमाएं उन घातों को कहते हैं जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे एग्जांपल में आप देखिए, मान लीजिए वेग है, तो वेग का सूत्र क्या होता है, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय। वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। अब इसका इंग्लिश में दूरी को एल से सूचित किया गया। एल मतलब हो गया लेंथ और टी मतलब हो गया टाइम। अब आपको पता होगा, इसी को देखिए इस रूप में लिखा गया है। अब इसे कैसे लिखा गया है, तो एल रहेगा, ठीक है। लेकिन जो बटा है, बटा इसका मतलब कि ये जो है एल जो है वो गुना 1/t है। तो यहाँ पे 1/t को ही टी इनवर्स कहा जाता है, यानी टी के पावर -1 कहा जाता है। तो हम इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा एल टी इनवर्स। -1 को इनवर्स कहते हैं, पावर में होता है ना, तो इसे -1 को इनवर्स कहते हैं। तो ये हो गया एल टी इनवर्स, या फिर इसे m0 एल टी इनवर्स भी कह सकते हैं। ओके,
अब हम लोग देखेंगे विमीय। विमीय सूत्र क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला। विमीय सूत्र वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। मतलब वह व्यंजक जो यह प्रदर्शित करे कि अमुक भौतिक राशि में कौन सी मूल राशि किस प्रकार समाविष्ट है, उस राशि का विमीय सूत्र कहलाता है। जैसे कार्य का विमीय सूत्र क्या होगा? ml/2 t इनवर्स 2 होता है। ml पावर 2 है और t के पावर -2 है। अब ये कैसे होता है तो आगे देखेंगे और इसे याद भी करना होता है। विभिन्न भौतिक राशियों की विमा क्या क्या है उसे याद करना होगा। भौतिक राशि है इधर, यहाँ पे विमीय सूत्र, भौतिक राशि और विमीय सूत्र। वेग, वेग और चाल में अंतर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे वेग और चाल अलग नहीं है, एक ही है। सिर्फ वेग में क्या है कि वेग में दिशा का ज्ञान होता है, वेग में दिशा का ज्ञान होता है, लेकिन चाल में दिशा का ज्ञान नहीं होता है। तो वेग और चाल लगभग एक ही है। तो वेग या चाल का विमीय सूत्र क्या होगा? m0L/t इनवर्स यानी पावर में -1। बल का क्या होगा? mL/t-2 पावर में। कार्य और ऊर्जा का मात्रा क्या होगा? mL/2 t के पावर -2। संवेग का क्या होगा विमीय सूत्र? mL/t पावर -1। देख सकते हैं आप लगभग सेम ही है स्टार्टिंग के, सिर्फ कुछ याद करने होंगे। प्रत्यास्था गुणांक का विमीय सूत्र क्या होगा? mL इनवर्स t के पावर -2, इनवर्स में 2 है। वेग प्रणवता m0L0 t इनवर्स होगा इसका विमीय सूत्र। उसके बाद भौतिक राशि आगे भी है। त्वरण, त्वरण का क्या होगा? m0L/t के पावर -2। आवेग का क्या होगा? mL/t इनवर्स। शक्ति का क्या होगा? mL/2 t के पावर -3। दाब या प्रतिबल का क्या होगा? mL इनवर्स t का पावर -2। पृष्ठ तनाव का क्या होगा? mL0 t के पावर -2। श्यानता गुणांक का क्या होगा? mL इनवर्स t के पावर -1 या इनवर्स भी कहेंगे। और भी है, उनमें भी देखेंगे। कोणीय वेग का क्या होगा? m0L0 t के पावर -1 यानी इनवर्स। कोणीय संवेग का क्या होगा? mL2 t इनवर्स। ऊर्जा घनत्व का क्या होगा? mL इनवर्स t के पावर -2 होगा। कोणीय आवेग क्या होगा? mL2 t के पावर -1। प्लांक नियतांक क्या होगा? mL2 t के पावर -1। जड़त्व आघूर्ण का क्या होगा? mL2 t के पावर 0। बल आघूर्ण का क्या होगा? mL2 t के पावर -2। पलायन वेग का क्या होगा? m0L/t इनवर्स। गुरुत्वीय नियतांक का क्या होगा? m इनवर्स L के पावर 3 t के पावर -2। प्रतिरोध का क्या होगा? mL2 t के पावर -3 a के पावर -2। विद्युत क्षेत्र का क्या होगा? mL/t के पावर -3 a का पावर -1। अप्रगामी तरंग की विशेषता यह है कि जहाँ पर कंपन की तीव्रता महत्तम होती है वहाँ एंटीनोड का निर्माण होता है, तथा जहाँ पर कंपन की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पर नोड का निर्माण होता है। ओके, यह तरंग अपने साथ ऊर्जा का वहन नहीं करती है। दो लगातार नोड या एंटीनोड के बीच की दूरी λ/2 होती है, इसे लेम्डा कहते हैं। ठीक है, तथा दो लगातार नोड और एंटीनोड के बीच की दूरी को λ/4 होती है, जहां लेम्डा को क्या कहा गया? तरंग दैर्ध्य कहा गया है। वह तरंग
वह तरंग जो आगे बढ़ती है प्रगामी तरंग कहलाती है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा को वहन करती है। प्रगामी का मतलब होता है आगे जाना, तो वह तरंग जो आगे बढ़ती है वो कौन सा तरंग कहलाएगी? ऑब्वियसली प्रगामी तरंग कहलाती है। यह तरंग अपने साथ ऊर्जा को वहन करती है। ऊर्जा यानी एनर्जी, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं। आर्गन नली, आर्गन नली क्या होता है? इंग्लिश में आर्गन पाइप कहते हैं। आर्गन पाइप एक प्रकार का पाइप है जहां ध्वनि की उत्पत्ति वायु के कंपन के कारण होती है। मतलब वायु के कंपन के कारण जहाँ पे ध्वनि की उत्पत्ति होती है उसे ही आर्गन पाइप कहते हैं। हिंदी में आर्गन नली, आर्गन नली। उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति आर्गन नली में ध्वनि का वेग बटा ध्वनि का तरंग दैर्ध्य जिसे लैम्डा से सूचित किया गया है, अर्थात n जो हो गया वो उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति हो गई, और v जो हो गया वो ध्वनि का वेग हो गया, वेलोसिटी ऑफ साउंड इंग्लिश में कहें तो, और ध्वनि का तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो गया, लैम्डा सूचित किया गया है। आर्गन नली दो प्रकार की होती है। आर्गन नली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक खुला आर्गन नली, दूसरा बंद आर्गन नली। ओपन आर्गन पाइप और दूसरा है क्लोज्ड आर्गन पाइप। यानी आर्गन नली कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। खुला आर्गन नली यानी खुला आर्गन पाइप, और दूसरा है बंद आर्गन पाइप। अब देखेंगे हम लोग दोनों में अंतर क्या है, खुला आर्गन पाइप और बंद आर्गन पाइप में क्या है। इसमें दोनों सिरे खुले रहते हैं। खुला आर्गन पाइप में इसके दोनों सिरे क्या होते हैं? खुले रहते हैं, तथा दोनों सिरों पर एंटी नोड का निर्माण होता है। जबकि बंद आर्गन पाइप में क्या होता है? इसमें एक सिरा बंद होता है तथा दूसरा सिरा खुला रहता है। बंद सिरे पर नोड तथा खुले सिरे पर एंटी नोड का निर्माण होता है। और नाम से भी पता चल रहा है, खुला आर्गन पाइप में दोनों सिरा खुला रहेगी और बंद आर्गन पाइप में दोनों बंद होना चाहिए था अगर बंद टॉपिक है, नाम है तो, बट ऐसा नहीं है। एक नली जो है वो बंद है और दूसरा नली जो है वो खुली हुई है। ठीक है। दूसरा देखते हैं अंतर। ओपन आर्गन पाइप का ध्वनि सुरीली होती है, क्योंकि इसमें सम और विषम दोनों सन्नादी हार्मोनिक होते हैं। ओपन आर्गन पाइप में आवाज़ सुरीली होती है, जबकि बंद आर्गन पाइप में इसकी ध्वनि कम सुरीली होती है, क्योंकि इसमें केवल विषम सन्नादी हार्मोनिक होता है। मतलब खुला आर्गन पाइप की ध्वनि जो होती है वो सुरीली होती है और बंद आर्गन पाइप की ध्वनि कम सुरीली होती है। ये दोनों में अंतर है। डॉपलर प्रभाव क्या है? डॉपलर प्रभाव क्या है? इंग्लिश में डॉपलर इफेक्ट कहेंगे। जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसे ही डॉपलर प्रभाव कहते हैं। इसे महान वैज्ञानिक डॉपलर ने खोज किया था, इसीलिए उनके खोजे गए प्रभाव को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब किसी ध्वनि स्रोत यानी जहाँ से ध्वनि निकल रही है एवं श्रोता के बीच यानी जो ध्वनि को सुन रहा है के बीच आपेक्षिक गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। मतलब ध्वनि जहाँ से निकल रही है और जो सुन रहा है, तो जब ध्वनि निकल रही होती है तो उस समय की जो आवृत्ति होती है वो वास्तविक आवृत्ति होती है, लेकिन श्रोता जब सुनता है तो वो आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से थोड़ी अलग होती है। तो समझ रहे हैं ना? तो इसे ही डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। इसके बाद एक नोट है, डॉपलर प्रभाव प्रकाश के लिए भी मान्य है। इसके अनुसार अगर कोई तारा पृथ्वी के नज़दीक आ रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग बैंगनी की ओर विस्थापित होगा, और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रहा है तो उससे आने वाले प्रकाश का रंग लाल की ओर विस्थापित होगा। ये नोट है कि मतलब कोई
कोई तारा है, कोई स्टार है इंग्लिश में कहे तो, कोई तारा है, वो पृथ्वी के अगर नज़दीक आ रही है, पृथ्वी के अगर नज़दीक आ रही है तो उसके प्रकाश का रंग बैंगनी होगा, बैंगनी रंग, बैंगनी की ओर विस्थापित होगा। और अगर कोई तारा पृथ्वी से दूर जा रही है तो वो लाल रंग की ओर विस्थापित होगी, यानी दूर जाएगी तो लाल और पृथ्वी के नज़दीक आएगी तो बैंगनी। ठीक है, ये याद रखना है, नोट है। मैक संख्या क्या है? मैक संख्या किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब की उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। मतलब मैक संख्या किसे कहते हैं, दोबारा रिपीट कर लेते हैं। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ताप एवं दाब उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में मैक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं मैक संख्या किसे कहते हैं। तो पिंड की चाल और ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। मैक संख्या जो है उससे एक जो होगी वो बड़ी होगी तो अध्वनिक पिंड होगा। मैक संख्या अगर 1 के बराबर होगी तो ध्वनिक पिंड होगा। मैक संख्या अगर 1 से छोटी होगी तो पराध्वनिक पिंड होगा। और मैक संख्या 5 से कम होगी तो अति पराध्वनिक पिंड होगा। प्रघाती तरंग यानी शॉक वेव, नहीं कहते हैं शॉक लग गया, तो प्रघाती तरंग को इंग्लिश में शॉक वेव कहते हैं। जब पिंड किसी चाल पराध्वनिक होती है, जब पिंड की चाल पराध्वनिक होती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। ऐसे इस तरह से पिक्चर है, ऐसे इस तरह से शंक्वाकार। जब पिंड की चाल पराध्वनिक हो जाती है तो वह अपने पीछे माध्यम में शंक्वाकार विक्षोभ छोड़ती है। इस विक्षोभ के संचरण को ही प्रघाती तरंग कहते हैं। एक नोट है जो देख लेते हैं। पराध्वनिक विमान अपने पीछे प्रघाती तरंग या ध्वनि बूम छोड़ता है, इसीलिए इसे आकाश में बहुत अधिक ऊंचाई पर उड़ाते हैं। यदि ये कम ऊंचाई पर होंगे तो इसके द्वारा उत्पन्न प्रघाती तरंगे इमारतों को नुकसान पहुंचाएंगे। आप जानते होंगे सुपरसोनिक विमान वगैरह होता है, उसमें ये ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो बहुत ऊंचाई पर उड़ाई जाती है ताकि किसी इमारत को, बिल्डिंग को नुकसान न हो, ये बताया गया है इसमें। इस प्रकार हम लोगों ने मात्रक सीखा, मात्रक के बारे में सीखा शुरुआत से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।